बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मईशत अभी संभली नहीं थी कि सैलाब आ गया। डॉलर रेट तो किसी सूरत संभलने के लिए तैयार ही नहीं है। रोजाना नया रेट आता है और जो पहले से ज्यादा होता है, यानी कि डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है। किस तरीके से संभलेगा, सैलाब के बाद अब सूरत हाल क्या होगी? हमारे साथ मौजूद है अशफाक यूसुफ तोला साहब, माहिर अमूर मईशत है, उन्हीं से पूछते हैं। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, हो क्या रहा है? मईशत संभल नहीं रही। मिफ्ता इस्माइल साहब तो कहते थे कि IMF का लोन आने के बाद कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी ऐसी आ जाएगी कि हम आगे की तरफ चल सकेंगे, डॉलर रेट थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, लेकिन मईशत संभलती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या ये मेरा ख्याल दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, संभलती हुई नज़र नहीं आ रही। और शायद सारे तज्ज़ियाकार बशमूल मेरे हम सब फेल हो चुके हैं इस बात को समझने से। इसकी वजह ये थी कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान के ऊपर इनका, और मैं नहीं समझता हूँ इस ट्रस्ट डेफिसिट के साथ आप कभी फ्यूचर में भी IMF के पास जा सकेंगे, क्योंकि उनका ये रवैया अब रहा है। और जो मैंने दूसरे इंस्टीट्यूशंस का भी देखा, और सबसे ज़्यादा बढ़ के हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ का देखा, कि वो भी अब यही कह रहे हैं कि नहीं जी, आप पहले IMF से करवा के लाएं, इसके बाद हम आपके कुछ हाथ थामेंगे। और जब वो हाथ थामने आते हैं तो वो देखते हैं कि यार इनकी मुआशी हालात तो ऐसे नहीं है कि वो हमें वापस कर सकें। आप देखें, हमारे पास सर्कल में 3 या 4 अच्छा तोला साहब, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। क्या ये सिर्फ माशी मामलात का, माशी हालात का सवाल है, या यहाँ पर कुछ ऐसे खारजा अमूर के अंदर पाकिस्तान जो है वो नाकामी का शिकार हुआ है माजी में, कि जिसकी बुनियाद पर अब लोग ट्रस्ट करने पर तैयार नहीं है? ये खारजा पॉलिसी की किसी हद तक नाकामी है, या अभी भी आप ये समझते हैं कि लोग सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना चाहते कि वो घबराते हैं कि कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए, या कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जाए कि कर्ज वापस करना इनको मुश्किल? देखिए, आप जिन कंट्रीज़ के जो प्रोफाइल देखें जो हमें कर्ज दे रहे हैं, उनके लिए हमारा डिफ़ॉल्ट करना मेरा ख्याल है मीनिंगलेस है। ठीक है ना? कुछ 4-5 अरब डॉलर उनके जो किटीज़ हैं, जहाँ 600-600 अरब 500-500 अरब डॉलर के जिनके रिजर्व्स हैं, उनके लिए कोई इतना बड़ा मायने नहीं रखता। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि हम हर फ्रंट पे अपने दोस्तों के साथ कभी भी सही मायनों में उस वक्त आप वफा नहीं कर सके। मिसाल दूंगा सऊदी अरबिया की। जब आप देखें, पिछली ये वाली नहीं, इससे पिछली हुकूमत जो नून लीग की थी, जब उन्होंने हमसे मदद मांगी, जब इनका जो टेंशन था बॉर्डर्स पे, तो मेरा ख्याल है हम उनके साथ वो बात नहीं, हम पार्लियामेंट लेके गए और पार्लियामेंट से जिस तरीके से उसकी धज्जियाँ बिखेरी गई, तो मेरा ख्याल है वो नाराज़गी अपनी जगह बजा थी। इसके बाद पिछली हुकूमत में भी अगर आप देखें तो हम यही जो है ना पिंग पोंग खेलते रहे। कभी हम चाइना की तरफ जा रहे थे, कभी हम US लॉबी की तरफ जा रहे थे, और नतीजतन ये हुआ कि जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट था वो वाइड से वाइड होता गया। और दूसरी बात, फवाद साहब, अगर आपने सुना होगा या आप अपने प्रोग्राम्स के आर्काइव से भी निकाल के रख लेंगे, मैं हमेशा कहता था, जो कि अब हमारे सारे मौजूद सियासी लीडरान को इस बात का मेरा ख्याल है अंदाज़ा हो गया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ नॉटेड विद इकनॉमिक स्टेबिलिटी। ये आप उठा के देख लें आपके शोज़ के या किसी भी शो के। मैं 2012 से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि जब आपकी माशत जो होगी उसको आप सियासत से अलग रखेंगे और आप समझेंगे कि जी आप स्टेबल हो जाएंगे, तो आप नहीं हो सकते। और यही चीज़ मैं पिछली गवर्नमेंट में भी आपके प्रोग्रामों में और दूसरी जगह मीडिया पे कहता था, तो लोग कहते थे कि यार ये शायद मेरा ख्याल है इस तरीके से कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि सियासत एक हुकूमत करे और मुआशरत सब मिल के करे। तो ये मेरा ख्याल है। असल में तोला साहब, इसमें ना एक प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे यहाँ सियासत की बुनियाद भी मईशत ही होती है, महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है। नहीं, उस पर आप करें, पैसे ना होने की वजह से जो है वो, उस पर आप करें, मैं नहीं मना कर रहा आपको ना करें, मगर ये मुआशरत के जो मामला हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन है या आपके जो NFC अवार्ड्स हैं, कि जिस तरीके से हम NFC अवार्ड दे रहे हैं 60%, मैं नहीं समझता कि ये आपके लिए लॉन्ग टर्म वायबल होगा कि आप 60% ऑफ द फेडरल किटी आप दे सकें। दूसरा ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें किसी किस्म का कोई टैक्स इम्पोज करना चाह रहे हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एग्रीकल्चरल टैक्स को अगर आप सही से इम्पोज करना चाहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक हुकूमत जो हुकूमत में होगी वो फेवर कर रही होगी, तो अपोजिशन वाले होंगे वो उसकी मुखालफत करेंगे, और आप ट्रेडर्स पे आप टैक्स लगाने जाएंगे, वो मुखालफत करेंगे। तो मैं वही आपको हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि जब 43% आपका टैक्स नहीं देगा, 2000 अरब अगर आप मुझे दे दें आज, तो मेरा बजट डेफिसिट बहुत कम होकर रह जाता है। तो 2000 अरब का आप टैक्स तो वैसे ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लगा नहीं पा रहे।
बशमूल अगर मैं देख लूँ, अगर जिस तरीके से टैक्स एक्सपेंडिचर या जितने भी हम कंसेशन या एग्जम्पशन दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस तरीके से आपकी इकॉनमी सर्वाइव कर सकती है। जिस तरीके से हमारे मामला चल रहे हैं फवाद, ये मैं नहीं समझता कि आगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे या एक ज़बान आप महंगाई पे करें। हाँ, आप ये कहेंगे जी गवर्नमेंट को फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में इस तरीके से नहीं बढ़ाना चाहिए। आप ये ज़रूर कहें कि जी इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये है तो टैक्स जो है आप एक फार्मूला इवॉल्व कर लें। आपके पास बड़ा मैदान होता है, खारजा पॉलिसी में बहुत बड़ा मैदान है आपके पास, आप वहाँ सियासत करें। आपके और सूबाई उमूर होते हैं, मईशत में अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपके पास सूबों के लिए भी है प्राइस मैकेनिज्म या प्राइस कंट्रोल कमेटी जो होती है। अच्छा तोला साहब, एक चीज और फरमाइएगा कि आपको महसूस होता है कि वजीर खजाना के पीछे उनकी अपनी ही पार्टी मौजूद नहीं है? मरीम नवाज साहबा ऐसे ट्वीट करती हैं कि जैसे वो किसी और पार्टी से मुताल्लिक हों, और मिफ्ता इस्माइल साहब कोई और आदमी हो जिन्होंने जो है वो कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। तो इस सारी कशमकश के अंदर आपको लगता है कि कोई आदमी डिलीवर कर पाएगा? ये तो मिफ्ता साहब के साथ ज्यादती, ये उसको चले एक सियासी बात हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि इस तमाम फैसलों के पीछे उसकी अपनी पार्टी मौजूद होती है उसके दिफा के लिए, उसको आगे लेके चलने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए? बात देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हम उन पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं ना, जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी की सियासत करते हैं, तो वो ये कहते हैं, जब हम अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो लोग हमें ये कहते हैं आपका मुकाबला इमरान खान से नहीं है, आपका मुकाबला महंगाई से और मिफ्ता इस्माइल से। तो वो देखें ना, आप आवाम को तो नहीं रोक सकते ना। मुझे पता है, आपको पता है IMF के डिफ़ॉल्ट के क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, मैं जब आवाम की हद तक बात आती है तो वो ये कहता है भाई मैं कल लेने गया था अपना टमाटर तो 200 रुपये किलो थे, आज मैं आया हूँ तो बोलते हैं 250 रुपये। तो मैं पूछता हूँ उससे रेडी वाले से, वो कहता है भाईजान मुझे पीछे से महंगा आ रहा है ये सप्लाई। उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं यार पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, हम क्या करें, मजदूर हमसे ज़्यादा मजदूरी ले रहा है। तो देखिए, वो उनके लिए ये इकोनॉमिक्स या फंडामेंटल नहीं है कि IMF क्या कर रहा है, चाइना से हमने क्या लिया, CPEC बने जी, बनेगा तो सब कुछ सबको समरात मिलेंगे। बस जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं, जाहिर बात है एक आवाम या आम आदमी के लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मानी खेज हो जाता है कि आप किस तरीके से गवर्नेंस करते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग के बारे में ये बहुत मशहूर बात होती थी कि जब फर्स्ट टाइम भी 92 के अंदर भी अगर आप देखेंगे इनका, तो ये रोल था कि ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी काम करते हैं। जब आप देखा होगा FIRA, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिस तरीके से आपने धड़ाधड़ जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट आपने सब निकाले थे, और उसके बाद आपको एक बायोंसी आ गई थी मईशत में आपकी, ठीक है जी। फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट आया, जब उनको रिमूव किया गया, फिर एक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो थोड़े अरसे के लिए रही, फिर ये जब आए तो उनकी वही बायोंसी काफ़ी रही, और उस वक्त उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब आपने देखा होगा कि जब न्यूक्लियर टेस्ट हमें करने पड़े थे तो डॉलर अकाउंट उन्होंने फ्रीज किए थे, जो कि बहुत बड़ा गलती की थी उन्होंने। मैं आज तक कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी, को खुद एडमिट करते हैं। फिर जब मुशर्रफ साहब आए तो शुरू में आपने देखा होगा कि बड़े कदगने लगी, काफ़ी इशूज़ हुए, मगर जब शौकत अजीज़ साहब को आपने देखा होगा तो उस वक्त खैर आपका 9/11 की वैसे काफ़ी डॉलर्स भी आ रहे थे, मगर एक इकॉनमी में बायोंसी थी। फिर आपको पता है जो 2008 का इंटरनेशनल रिसेशन आया, उसके बाद आपके बहुत हालात ख़राब हुए। 2013 में जब फिर मुस्लिम लीग आई तो फिर एक आपने देखा होगा कि काफ़ी बायोंसी आ गई थी, आपकी GDP ग्रोथ हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, मगर एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आपका इशू आया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, धरने शुरू हो गए, CPEC आपका खटाई में पड़ गया, फिर आपके धरने शुरू हो गए, और ये काफ़ी आपका सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा, डॉन लीग के इशू, नवाज शरीफ साहब ही चले गए, फिर एक प्राइम मिनिस्टर चले गए और उन्हीं की पार्टी के एक और प्राइम मिनिस्टर आए। अच्छा, वो जो आपकी मईशत में हमेशा कहता हूँ कि आपकी मईशत और वेस्टर्न मईशत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज आप अपनी मईशत को उन पे कंपेयर नहीं कर सकते। आपको लो इंटरेस्ट रेट पे ऑपरेट करना है और आपको मैनेज पैरिटी पे करना है आपको बैंक। मगर अगर आप पहले भी देख लें, आज आप जैसे हम कहते थे कि अगर आप स्टेट बैंक एक्ट को इसी तरीके से जैसे IMF चाहता आप कह रहे हैं तो आप नहीं कभी भी सर्वाइव कर सकते। आज आप जो भी लोन ले रहे हैं, लोकल लोन्स लेते हैं बैंकों से, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, बैंकें आपको आपसे स्टेट बैंक से बोरो करती हैं और गवर्नमेंट को बोरो करवा दे लैंड कर देती हैं 2% के स्प्रेड पे। तो अगर मैं साल में से टोटल मेरी अगर आउटस्टैंडिंग लोन है, अगर फ़र्ज़ करें 3000 के करीब अगर है मेरी बिलियन की पाकिस्तानी उसमें, तो मैं 600-700 बिलियन का एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूँ। यानी कि ये मैं नहीं कह रहा टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है मेरी। तो मैं ये 600 अरब से तो अपना पूरा पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम चला सकता हूँ।
और मेरे पास वहाँ देने के लिए 200 अरब भी नहीं होते। तो आप किस बात पे हम वो कर रहे हैं? अगर इसमें मुझे 200 अरब वहाँ से या 300 अरब भी दे दूँ और 300 अरब के मैं पीएसडी भी ले लूँ तो मेरी कितनी इन्फ्लेशन कम हो सकती है? और अगर मेरे इंटरेस्ट रेट लो हों और अगर मेरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ना हो तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता? अगर 10 रुपये डिवैल्यू में करता हूँ। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैंने सैलाब और उसका मईशत पे जो असर है उस पर बात करनी है। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, 2-3 चीज़ों पे इस पार्ट में हम जरा गुफ्तगू कर लेंगे। सैलाब की तरफ जरा अगर पहले आ जाए, सैलाब के बाद अब क्या होगा? अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील भी की है कि पाकिस्तान को कुछ रिलीफ दिया जाए, कुछ कर्जे डेफर हमारे हों, लेकिन यहाँ पर जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि ना पानी निकलेगा, ना लगता ही है कि गंदम की फसल लगेगी अभी तक जो सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा हिस्सा है ज़ाहिर है सूबा सिंध, एक बड़ी अच्छी पैदावार मुनासिब होती है जो कम से कम सूबे के अवाम के लिए काफ़ी है। तो क्या आपको सूरत हाल आती हुई नजर आ रही है आने वाले वक्त में? ग़िज़ाई किल्लत भी और मईशत के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी, दोनों चीज़ों को कवर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो कॉटन की फसल जो तबाह हुई है ना, उसके इम्पैक्ट आपके 35% के करीब आएंगे, तो उससे आपका इम्पोर्ट का बिल बढ़ेगा अगर आपको वही लेवल ऑफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है ना। और वही लेवल ऑफ एक्सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका इम्पोर्ट का बिल कम नहीं हो पा रहा, आप चाहे 250 या 250 पे भी डॉलर लेके जाएं। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो वीट की फसल है, मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह मेरे रब की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह, और वो इसकी सोइंग टाइम पे होगी, बल्कि और अच्छी पैदावार होगी। बिकॉज कि जब ये पानी नेचुरली अब ज़मीन को मिला है ना, तो मेरा ख्याल है काफ़ी बारानी इलाके भी होंगे जहाँ पर इनकी कल्टीवेशन में अब काफ़ी इनको माशाल्लाह अच्छी फसल मिलेगी और इसकी प्रोडक्शन। तो साहब अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, लेकिन हम दोनों साइडों को अगर देख लें, दोनों साइडों को आप देखेंगे तो वीट वैसे ही महंगी हो रही है। ऐसा करते हैं, वीट को हम छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। पहले से हम ये कहना शुरू कर दें। देखिए, वीट का मैं आपको बताऊं, मैं आपको फवाद बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वीट की जो कल्टीवेशन, हमारा जो यील्ड पर एकड़ है ना, वो इस वक्त पूरी दुनिया में लोएस्ट में से एक है। आपकी एवरेज है 1.46 मेट्रिक टन पर एकड़, जबकि इंटरनेशनल एवरेज है 5-5.5। तो मेरा ख्याल है लास्ट ईयर हमारे सूबे पंजाब में काफ़ी एफर्ट्स हुई थी और वो 2 तक पहुंच गया था, और इस मरतबा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 3 तक पहुंचेगा। तो अगर पंजाब का मैं मेजर एरिया देखूं, हमारी देखें टोटल कंजम्पशन वीट की जो है वो 26 मिलियन मेट्रिक टन हमारी प्रोडक्शन है, और हमें सेफ्टी रिजर्व और अफगानिस्तान को मिला लेना, अगर उनकी स्मगलिंग या जिस तरीके से चले आप कह रहे हैं ट्रेड हो रही है, हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व के साथ 36 मिलियन या 37 मिलियन मेट्रिक टन चाहिए। तो अगर 36 मिलियन मेट्रिक टन चाहिए तो हमारा इस वक्त के हिसाब से शॉर्टफॉल आता है 10 मिलियन मेट्रिक टन। और अगर हम बहुत ही बॉर्डर को सील करके रखेंगे और स्ट्रेटेजिक रिजर्व को अगर हम थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग भूल जाएं, तो हमें वही फिर 7-8 मिलियन मेट्रिक टन की आपको मंगानी पड़ेगी। मगर अगर ये यील्ड पर एकड़ सूबे पंजाब में इम्प्रूव होती है और अगर ये 2.5 तक भी लेके जाते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये शॉर्टफॉल कवर हो जाएगी। और आज मैं जो सुन रहा था कि 3,000 रुपये आप अगर दे रहे हैं पर मंथ का रेट, जो कि इंटरनेशनल रेट के एन मुताबिक है, बिकॉज के कल भी आप इंटरनेशनल मार्केट पे देखेंगे तो काफ़ी वीट की डिमांड बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर भी काफ़ी बड़ी है। तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छा एक होगा। अगर पाकिस्तान में वीट हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर सही मानों में अगर हम अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान दें और व्हील पर एकड़ पे ध्यान दें तो हम तो अपना सरप्लस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी तो खर्चा आना है ना तोला साहब, उसका क्या होगा? किसके ऊपर सर? सॉरी, मैं आपकी आवाज़। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तो खर्चा आना है ना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा दोबारा। जी, मैं समझता हूँ उसमें जो आपका पीएसडीपी है, उसको पीएसडीपी को साइड पे आपको रखना पड़ेगा, और आपको सिर्फ 2 प्रायोरिटीज रखनी पड़ेंगी इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, वो को डेवलप करना पड़ेगा, और दूसरा आपने एक काम ये भी करना पड़ेगा कि आपके जो डैम्स हैं ना, उस पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ दयामीर बादशाह डैम पे आपको जल्दी से जल्दी तवज्जो देनी पड़ेगी, और नीचे आपको भले स्मॉलर डैम्स भी बनाने पड़ेंगे जब तक आपका कंसेंसस ना हो जाए कालाबाग डैम या किसी और डैम पे। तो ये आपको ज़रा देखने पड़ेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें काफ़ी मोमडन पे आपका चल रहा है, मोमन डैम पे आपको चल रहा है, वो 800 मेगावाट है। तो आपकी जो एनर्जी मिक्स है ना, वो भी आपको कोशिश करनी चाहिए ग्रीन या लो कॉस्ट आपको करनी चाहिए। जिस तरीके से सोलर पैनल्स वगैरह आप लग रहे हैं,
एक हमेशा कहते हैं अल्लाह ताला हर किसी को इन आजमाइशों से बचाए कि अब जो कोशिश ये हो रही है, जो मैं फ्रंट एंड नॉलेज भी इसकी रखता हूँ और कोशिश की है, मैं भी खुद इसका हिस्सा बना हुआ हूँ कि अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो देहात थे जहाँ कच्चे मकानात थे वहाँ पर हम उनको फ्लड लेवल्स को देख के सेफ प्लेसेस पे उनको हम एक कॉलोनीज या वो बना दें, एरियाज या विलेजेस जहाँ पर उनको प्री फैब अच्छे घर दे दें आप, और एक एक बेडरूम का, और जो होता है गांव के जो स्टाइल होते हैं उस हिसाब से आप उनको दे दें, और उसी में आप ऊपर सोलर पैनल भी लगा दें, ताकि ये एक आपका जो मसले जो हैं एनर्जी कंजम्पशन के वो भी कम हो। ये सब चीज़ें करने के लिए आपको डेफिनेटली बड़ा ह्यूज एक अमाउंट चाहिए, मगर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर बात है ऊँट के मुंह में जीरा होगा, 10,000 15,000 घर अगर हम ये बनाते हैं तो वो सारा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के से रिसोर्सेज से हम ना बनाएं, और प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे जो फिलोनोथेरेपिस्ट्स हैं, जो हमारे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, और इंशाल्लाह ये नेस्पाक हमारे साथ लीड बड़ा अमल दखल है। अफ़गानिस्तान का भी लोग कह रहे हैं काफ़ी अमल दखल है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, शायद करवा भी चुका हूँ, और अब मैं फिर कह रहा हूँ, यानी बहुत पहले करवाया था, अभी तो नहीं, उसको भी 8-9 साल हो गए। आप जो भी बैंक्स डीलिंग कर रहे हैं उनकी आप फॉरेंसिक ऑडिट करें, ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के ऊपर, और ये कोशिश करें आप कि आप देख लें कि अगर अल्लाह करे कोई फाउल प्ले ना हो रहा हो, अगर फाउल प्ले कोई कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उसको आप करार वाकई सज़ा जिसको हम कहते हैं ना वो देनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार आप ये कहाँ से फाउल प्ले हो रहा है तोला साहब, किस जगह से फाउल प्ले हो रहा है, आपको शक क्या है? इसमें मेरे हिसाब से डे ट्रेडिंग में काफ़ी कुछ हो रहा है, और एक्सपोर्टर्स जो अपनी एलसीआं नहीं ला रहे, और इम्पोर्टर के ऊपर ये है कि इम्पोर्टर को जल्द से जल्द वो हेज करना चाहते हैं कि 250 का डॉलर ना हो जाए, तो वो जो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म है ना उसमें प्ले अराउंड होता है, और उसमें ऑब्वियसली प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी शामिल होते हैं। दूसरा एक ये है, पूरे दिन मेरा ख्याल है कुछ डॉलर बढ़ ही गया, नीचे तो नहीं आया। तो इसका मतलब है सर पैर समझ में नहीं आ रहा ना हुकूमत को भी? नहीं, समझ तो 2 मिनट में आ जाएगा, समझना इतना माशाल्लाह ये सारे अच्छे दिमाग रखने वाले लोग हैं। समझ में आ रहा है, उसके बाद नहीं करे फिर नायल है? नहीं, नायल भी नहीं है। असल में देखें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि इन बैंकों ने साथ भी दिया था। जब आपकी ऑयल की एलसीज नहीं खुल रही थी तो इन बैंकों ने आपको अपनी फॉरेन उसके थ्रू उन्होंने करके भी दी थी, ऑल्दो कंफर्मेशन चार्जेस 5% ले। मुझे पहले पता था, मैं नहीं बता रहा था, बट अब सिंस फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद एक टीवी इंटरव्यू में कह दिया है कि जी एक बैंक को मुझे खुद को फ़ोन करना पड़ता था। आपको पता है कि आपके जितने भी ये मल्टीनेशनल जो ऑयल हैं, आपके ब्रांड्स OMCs हैं, वो उनकी फॉरेन एसोसिएशन या जो भी इनकी जो पेरेंट कंपनीज होती थी वो आपको लोकल ऑयल सप्लाई पाकिस्तान में करने से मना कर देती थी। जो बाहर की LC कंफर्मेशन आपको 5% देने पड़ रहे थे, और लोकल बैंकों ने उस वक्त थोड़ा साथ भी दिया है। तो मेरा ख्याल है साथ लेने का मुआवजा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि पूरी कौम अदा करे, तो उसमें स्टेट बैंक को एक्टिव होना पड़ेगा, और मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अतुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से मईशत को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस्सा वहीं से शुरू करेंगे जहां पे ख़त्म किया था कि सैलाब की क्या तबाहकारियां हैं, कहां तक जो है वो नुकसान होगा, सैलाब मईशत को किस हद तक जो है वो तकलीफ पहुंचा पाएगा? देखिए, सैलाब जो है ना, अब ये तो एक कुदरती आफत है, लेकिन इसमें जो अफसोस की बात है वो ये है कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था और 2010 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, उससे हमने कोई सबक नहीं सीखा। उस वक्त भी हमने देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के इदारों ने, अफवाज पाकिस्तान ने, हुकूमत ने, मुखय्यर हजरात ने और बैरूनी दुनिया ने पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और करने के वायदे कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो खदशा अब नज़र आ रहा है वो ये है कि जिस वक्त ये रिलीफ और रेस्क्यू, ये 2 प्रायोरिटीज़ हैं, लोगों की जान बचाएं, उनको पानी से निकालें और उनको बीमारी फैलने से रोकें और उनको ग़िज़ा फराहम करें, उनको टेंट फराहम करें, ये रिलीफ और रेस्क्यू। इसमें तो मुझे लगता है कि अभी तक तो खैर 15% लोगों को गया है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत
और आवाम मिलकर काफ़ी मदद उन लोगों को पहुंचाएंगे। लेकिन जो ज़बरदस्त नुकसानात हो चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों के असासों को, हमारी क्रॉप्स को और हमारे जो मवेशी थे उनकी फसलें थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जब काम बहाली का आएगा तो फिर हम लोग भूल जाएंगे, फिर सियासत में फुल टाइम लग जाएंगे, जो पाकिस्तान का तरीका है, जो माजी में होता रहा है। तो रिहेबिलिटेशन की भी आज ही हमें सोचना है कि ये रिहेबिलिटेशन के लिए ऐसा ना हो कि उससे भूल जाएं। तो या तो आप फिर एक मुतालबा ऐसा करें कि जी उसके लिए भी एक कमेटी बने और हर महीने कैबिनेट उसको डिस्कस करके कौम को बताए कि आपने क्या, आपके अहदाफ थे और क्या आपने रिहेबिलिटेशन के लिए किया। क्योंकि 2005 के जो लोग थे वो भी उनका पूरा काम नहीं हुआ, 2010 में भी नहीं हुआ। एक तो ये बड़ी खतरनाक बात है। दूसरी है कि दुनिया भी एक ड्रामा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी आए और उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं उनका तो कसूर नहीं है, ये तो क्लाइमेट जो है वो चेंज था, जो सनती तरक्की याफ्ता का था, वो पाकिस्तान की मदद करें और दुनिया की भी मदद करें। तो अब एक ड्रामा शुरू हो रहा है कि जी जो कर्जे हैं वो उसको मोहलत दी जाए ताकि वो पैसा डाइवर्ट हो जाए सैलाब ज़दगान के लिए। तो मेरा जो पिछला हमें तजर्बा है 1996 से अब तक, पहले भी एक मरतबा ये हुआ था कि जो रिलीफ मिलता है हुकूमत कंफर्ट जोन में चली जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उनको सब कुछ बताया गया, तो उन्होंने ये अपील की है कि G20 के ममालिक, IMF और वर्ल्ड बैंक इन ममालिक को मोहलत दें, स्वाप हो ताकि कर सकें और वो पैसा कर्जों की अदायगी के बजाय इस तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो बज़ाहिर ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन IMF ने भी एक रिपोर्ट शाये कर दी है, वो भी बिल्कुल सही है। वो ये कहते हैं कि बहुत से ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनकी मईशत तो पहले ही तबाह थी सैलाब से पहले। तो जो खराबियां थी सारा सैलाब के खाते में तो आप ना डालें। ये बात इसलिए सही है कि जून में आप देख लें कि हमारा महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा थी, उससे पहले अफरात-ए-ज़र हमारा जो है के अलावा शरह नमू हमारी गिर गई थी, कर्जे बहुत बढ़ गए थे। तो ये भी एक सूरत हाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी अपील दुनिया से ये होनी चाहिए कि भाई चूँकि आपकी वजह से हमारे मुल्कों में तबाही आई है, हमारी अपनी गलतियाँ भी होंगी, तो ज़रूर आप हमें रिलीफ दें, लेकिन IMF वगैरह मिलके ऐसा कोई करें कि हुकूमत कंफर्ट जोन में ना जाए। यानी जो रिलीफ मिलेगा, वो जो पैसा बचेगा उससे ताकतवर तबकों को नवाजेंगे और आवाम पर वही बोझ डाला जाएगा। तो जो पिछला तजर्बा है उसकी रोशनी में वो ये कहें कि आप तालीम का बजट कम नहीं कर सकते, सेहत का बजट कम नहीं कर सकते, तरक्कियाती खर्चात में कटौती नहीं कर सकते और आम आदमी के फलाह बहबूद के लिए काम करें, टैक्सों की चोरी रोकें, जो अब नहीं करते तो कभी नहीं करते, उसके बाद आपको बाहर से मदद मिलेगी। वरना होता यही है कि हुकूमत कंफर्ट जोन में चली जाती है, मालदार लोग मज़े करते हैं, आवाम पिस जाते हैं और रिहेबिलिटेशन का मसला पीछे चला जाता है। तो इसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि माजी की गलतियाँ ना दुनिया दोहराए और न हम दोहराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल का एक हिस्सा मेरा आपसे ये भी था कि अब जो नुकसानात हैं, ज़ाहिर है कि चीज़ें हमें बाहर से मंगवाने पड़ेंगी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो क्या हमारे पास डॉलर के इतने ज़खायर हैं कि हम चीज़ें बाहर से उस तरीके से मंगवा सकें, इमदाद उस नुकसान को पूरा कर सकेगी? देखिए, मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप 30 जून 22 को हमारी इंपोर्ट्स हुई 80 अरब डॉलर, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 24 अरब डॉलर ज़्यादा थी। वो 24 अरब डॉलर की खुशी में आपने मंगवा ली, लग्जरी आइटम्स की खुशी में मंगवा लिए। तो वो बड़ी ज़बरदस्त गुंजाइश है, नंबर एक तो वहाँ कमी की। दूसरे जो अभी बात हो रही है वो यही हो रही है कि अगर हमें इजाफी कर्जे दिए जाते हैं या मोहलत दे दी जाती है, तो जब आपको कर्जों की अदायगी की मोहलत 15 अरब डॉलर के आप अदायगियाँ कर रहे हैं, अगर उसमें मोहलत आपको कुछ मिल जाती है तो वो डॉलर आपके बचेंगे। लेकिन मेरा कहना ये था कि ये मोहलत वगैरह मिलने के बाद अगर आप खुद हिस्सेदारी की तरफ नहीं गए, जो आपके जाने का इरादा नहीं है, इसलिए कि आप तिजारती खसारा अगर 80 अरब डॉलर हो जाता है, उसको आप कम करके 70 अरब डॉलर ले आते हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अजीब बयान दिया। वो ये था कि भाई हम तो ये कहते थे हमारा तिजारती खसारा 2, 4, 5 अरब डॉलर है, होना चाहिए। वो ये कहते नहीं, अब 32 अरब डॉलर की रेमिटेंस आती है, उसको भी आप शामिल कर लें, यानी 37 अरब डॉलर भी अगर हमारा तिजारती खसारा है तो ठीक है, और वो मिसाली है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। आपके इंपोर्ट से एक्सपोर्ट को आप बैलेंस करें, मजबूरी में जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है वो आपको जो मोहलत मिल रही है उससे फ़ायदा लें। यानी अब अगर आप इस्लाहात नहीं करते, जो मंशूर पे आपने वायदे किए हैं वो नहीं करते, जो दुनिया से आपने वायदे किए हैं वो नहीं करते, तो फिर आप दुनिया कितना भी आपको दे दे, ना रिहेबिलिटेशन होगा, ना आप कर्जों के बोझ से निकलेंगे। और अगर 27% महंगाई आपके जो है वो अगस्त में थी, जबकि भारत और बांग्लादेश में 9% थी। टैक्स GDP रेशियो आपने वन ऑफ द लोएस्ट है। तालीम का बजट आप गिरा रहे हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती कर रहे हैं। ये खुद मसाइल इतने खौफनाक हैं
इसके ऊपर सैलाब और उसकी तबाहकारियां हैं। मैं बार बार जो एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसलिए कि सैलाब से पहले जो आदाद शुमार थे वो भी बहुत खौफनाक थे। उसमें मैं आपको एक जुमला बताऊं, हम लोग जो हैं जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। इमरान खान साहब के एक मैं जुमला याद दिलाता हूं, जो लोग कौमी दौलत लूट के मुल्क से बाहर ले जाते हैं वो गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन है। गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन है। उसके बाद उन्होंने टैक्स एमनेस्टी दी कि जो दौलत आप लूट के ले गए वो पाकिस्तान वापस मत लाओ, अब मुझे 6% दे दो। अब 6% आप लेके अब उनके ऊपर जो है ना आपने जो है जबरदस्त वो कर दिया। वो गद्दार कहाँ रहे? उनके नाम तो आपने कॉन्फिडेंशियल रख दिए, अब वो हुकूमत में भी आ सकते हैं। तो ये जो सोच है, यानी हमारे कौल फेल में जो तजाद है। हमारे मौजूदा वजीर खजाना कहते हैं कि जनाब हमने इतने मुश्किल फैसले किए कि दिवालियापन से बचा लिया। भाई सिवाय इसके कि आपने अवाम पर टैक्स लगाया, बिजली के नर्ख बढ़ाए, आपने कौन सा मुश्किल फैसला किया है? कोई मुश्किल फैसला इस मुल्क में नहीं हो रहा। तो जब तक ये अशराफिया की मईशत को आप पीछे नहीं धकेलेंगे, बैरूनी अशराफिया और मुल्की अशराफिया गठजोड़ खत्म नहीं करेंगे, अवाम को नहीं बताया जाएगा कि आपके साथ क्या जुल्म हो रहा है, यही सियासी नारे चलते रहेंगे। 22 दफे IMF प्रोग्राम जा चुके हैं, अब 23 की तैयारी है। दुनिया में सबसे ज्यादा एमनेस्टी हमने 1 दर्जन से ज्यादा दफे दे दी। हम भारत जो है वो 1994 से IMF के पास नहीं गया। अब हम 22 दफे जा चुके हैं, ये 23वें दफे गए, अगली दफे जाने की तैयारी बिल्कुल वाज़ेह है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब नहीं तो कब नहीं कर सकेंगे। ये यूक्रेन का मसला भी है, पाकिस्तान की मईशत भी तबाह है, सैलाब भी आ गया है, दुनिया में भी कुछ हमदर्दाना रवैया है। तो इस वक्त इस्लाहात कर लें, खुदा के लिए कर लें, वरना जौहरी ताकत और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से फायदे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि डॉलर को अब क्या तकलीफ है? अब तो IMF ने कर्ज भी दे दिया, सुनने में आ रहा है कि दोस्त ममालिक जो है वो कुछ हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो फिर फ्री फॉल पे आ गया है। देखिए बात ये थी कि मैं तो एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ स्टेट बैंक से और हुकूमत से। मेरे कराची का जो रेट है, पेशावर और अफगानिस्तान के रेट में खुली मंडी में इतना बड़ा फर्क क्यों है? जनाब अली, पैसा यहाँ से जा रहा है पेशावर, पेशावर से जा रहा है अफगानिस्तान, और वहां से जो है ना भारत भी खरीद रहा है। भारत को पैसा नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान में डिमांड क्रिएट कर रहा है। यानी एक दिन में 12-12 रुपए का फर्क था कराची में और जो है वो अफगानिस्तान के रेट में। उनको अफगानिस्तान को काहे के लिए ऐसे पैसे चाहिए? हो ये रहा है कि अफगानिस्तान से एक पैसेंजर आता है, वो डिक्लेयर करता है जी मेरे पास $2 लाख लेके मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, खरीदारी करूंगा। वो पैसा होता नहीं, ठप्पा लगवा लेता है। आपको टैक्सों का नुकसान हो सकता है। कैसे डॉक्टर साहब वापस कैसे चले जाता है? वापस कैसे चले जाता है डॉक्टर साहब? 50 लाख रुपया। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये तो चारों तरफ से आप अपनी जो है वो अपनी जड़ें काट रहे हैं इस तरीके से कि 111(4) के तहत जाली रेमिटेंसेज आती हैं जो चली जाती है, सरमाए का फरार हो जाता है, सरमाए फरार के रास्ते मौजूद हैं। अब 70, 75, $80 अरब की इंपोर्ट है। मेहरबानी करके कौम सोचे कि अगर रुपया इस तरह गिरता रहेगा तो फिर वो इंपोर्ट्स कितनी महंगी होगी तो रुपए में, और हुकूमत को तो टैक्सेस ज्यादा मिल जाएंगे, कस्टम ड्यूटी मिल जाएगी, सेल्स टैक्स, लेकिन महंगाई कहाँ जाएगी? पाकिस्तान में। तो फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ जाएगी? हमारी बरामदात कहाँ जाएंगी? ये इतनी खौफनाक चीज़ है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि आप जो है 182 जब इमरान खान साहब गए थे और अब 230-31 पर आज है। खुली मंडी में तो ये 35-36 पे चला गया था, सिर्फ कराची में ही, क्योंकि बाहर पैसा जा रहा है। ये कोई रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। वही अशराफिया की ताकत का वही खेल है। जब तक इस पर एहतसाब नहीं होगा, जब तक इन वायदों जो तोड़ते रहे हैं उन पर एहतसाब होगा, तो ये ठीक नहीं होगा। पिछली हुकूमत, इमरान खान, शौकत तरीन, मौजूदा वजीर खजाना, स्टेट बैंक, काबीना, इन सब का एहतसाब होना चाहिए कि आपने किया क्या है। आपका जो मंशूर था वो तो आपने उठा के फेंक दिया। उसमें ये लिखा है, मैं एक जुमला आपको बता दूं, इस पार्टी के मंशूर में, मुस्लिम लीग नून के, अगर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाते तो पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। हमें पता है कि ताकतवर तबके मुखालफत करेंगे, हम उनसे निपट के दिखाएंगे। अब आपने उनको गले लगा लिया, आप टैक्स नहीं लगा रहे। इमरान खान साहब ने जो गद्दार जिनको कहा था उनको गले लगा लिया। शौकत तरीन साहब ने इम्पोर्ट्स बेतहाशा करके सेनेटर बन के वो चले गए। अब ये साहब जो है ना, ये भी इम्पोर्ट्स इन्होंने फिर बैन लगाई थी, वो वापस ले ली हैं। तो ऐसे कैसे ठीक होगा? टैक्स GDP रेशो गिर रहा है हमारा, तो जो है इन्वेस्टमेंट रेशो गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। ये सियासत की बातें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छोड़ के ये चीज़ें डिस्कस हों, इन पर तफसील से बात हो। आप मिनिस्टर्स को बुलाएं, वो आपसे क्या मंशूर लेकर आएगी, फिर उनसे आप डिस्कस करेंगे तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते होंगे। वरना दुनिया की मदद से अगर कोई ये समझता है कि हुकूमत कंफर्ट जोन में आ जाएगी, मुल्क में मईशत बेहतरी नहीं होगी, ये 1996 से हमने यही सबक पाकिस्तान में सीखा है और 2005 के से यही सीखा, 2010 से यही सीखा, और आज फिर वही हो रहा है कि ताकतवर तबकों को नवाज रहे हैं,
इनडायरेक्ट टैक्सेस आप बेतहाशा लगा रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। जब तक अशराफिया का एहतसाब नहीं होगा उस वक्त तक सूरत हाल वैसे की वैसे रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।